So, hello everyone. This is my channel नीट स्टडी एरिया. मैं बायो के चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ. मुझे सबसे पहला चैप्टर इकोसिस्टम लगा. आई थिंक इकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको डायरेक्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिलते हैं एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी के बाहर अगर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं. उन क्वेश्चंस का यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है. इनफैक्ट उनसे रिलेटेड भी आपको ओवर थिंकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं. आप एनसीईआरटी रीड करिए. एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इकोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए लेकिन हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए. आपको बस एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और उसमें मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी भी थोड़ी टफ़ लगती है. चीज़ें याद नहीं होती हैं, समझ में कम आती हैं या कई बार की रीडिंग के बाद आती हैं. ऑफ कोर्स आपको बाहर से हेल्प चाहिए ही होती है. इन दैट केस मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ. तो इकोसिस्टम हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14. हाँ, ये चैप्टर 14 आई थिंक नहीं रहा होगा, बट मैं पिछला बुक प्रेफर कर रही हूँ. अभी न्यू बुक से भी आपके लिए लाऊंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, या इस एनसीईआरटी से डिफरेंट उसमें होंगे या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे. मैं होल न्यू बुक से आपको नहीं पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं या जिस तरीके के आ रहे हैं वो इस बुक से ज़्यादा प्रेफरेबल है. इसमें ज़्यादा अच्छे से और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस गिवन है. ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जिनमें टॉपिक तो दे दिया गया है पर उस बुक में अवेलेबल नहीं है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ही देख लीजिए, बोला है कि टिश्यू आएगा, बट न्यू बुक में टिश्यू के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है. तो इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग पुराने बुक को थोड़ा ज़ोर दें. नई बुक से सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करा जाएगा जो पॉइंट्स इसमें से या तो डिफरेंट होंगी या फिर इसमें कोई चेंजेस करके उसमें लिखी गई होंगी. एनीवेज, वी स्टार्ट दिस चैप्टर. सो द चैप्टर स्टार्ट्स हियर. और हाँ, मेरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रूर से आप इस चैप्टर को खुद से रीड करें. दैट विल हेल्प यू अलॉट. चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला है कि एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है. फंक्शनल यूनिट पे पहले फोकस करते हैं. जैसे सेल है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लिविंग को अगर बनना है तो उसे सेल्स का ही बनना होगा, या एक सिंगल सेल जो है वो भी एक लिविंग की तरह परफॉर्म करती है. तो इसलिए कई सेल्स मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, सिंगल सेल यूनिसेलुलर बनाती हैं. सिमिलरली एक इकोसिस्टम ही है जो कि फंक्शनल यूनिट है, यानी जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है और इसी से मिलकर नेचर बना है. यानी इसके जैसे कई सारे इकोसिस्टम्स जब मिले हैं तो हमारा नेचर बना है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से. अमंग देमसेल्व्स कहने का मतलब है कि लिविंग से इंटरैक्ट कर रहा है. इंटरैक्ट का मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से वो जुड़ते हैं, किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, उसे और भी लिविंग की ज़रूरत पड़ती है. यानी हमेशा वो एक ग्रुप में ही पाया जाता है बेटर लिविंग के लिए. एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि आपस में तो इंटरैक्ट करते ही हैं. यानी एक जीवित दूसरे जीवित से इंटरैक्ट करता है, लेकिन अपनी आसपास की फ़िज़िकल एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट करता है. फ़िज़िकल एनवायरनमेंट यानी कि जो एक्चुअल में अभी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा. ठीक.
जो जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द है, ठीक है, उसी चीज़ को कहा गया है। और नेक्स्ट है इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। इकोसिस्टम साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यानी वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, और उसके बीच में भी कोई साइजेस हो सकते हैं। तो स्मॉल पॉन्ड एक बहुत ही छोटा सा पॉन्ड हो गया, उससे लेकर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट तक, या फिर सी एक समुद्र। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं जो पूरे बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। यानी ग्लोबल इकोसिस्टम माना गया है किसको? पूरे बायोस्फीयर को, यानी ये जो हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड है ना, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लिविंग भी हैं तो नॉन लिविंग भी हैं, लेकिन कहना क्या है कि उसको पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम माना गया। यानी पूरा जो ग्लोब है, हमारे अर्थ को ग्लोब का मॉडल माना जाता है, ठीक है, या ग्लोब का मॉडल जैसा होता है। तो कहने का मतलब है कि पूरे को एक ग्लोबल इकोसिस्टम माना गया है। और ये एक्चुअली में बना किससे है? कंपोजिट, ठीक है। ये किस चीज़ से मिलकर बना है? तो बहुत सारे लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। लोकल इकोसिस्टम यानी इजीली जो आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाती है। तो पूरे बायोस्फीयर को बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने क्या माना है? ग्लोबल इकोसिस्टम माना है। Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely the terrestrial and the aquatic. जैसा कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है, टू बी स्टडीड एट वन टाइम। कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है? कि ईज़िली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है, राइट? इसको आप इजीली नहीं समझ पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ों से मिलके बनी हुई चीज़ें भी आखिर कॉम्प्लेक्स में ही काउंट होती हैं, राइट? तो एक टाइम पे इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आसान तरीका यही होगा कि हम इनको दो बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें। बेसिक यानी बिल्कुल बेस, आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल सबसे बॉटम लेवल अगर टच किया जाए तो वो ये दो कैटेगरीज़ हम मान सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी दो कैटेगरीज़ हैं? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ठीक, ये दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है? जो भी लैंड पर है, ठीक, उसको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। तो लैंड पे कितने तरह के आपके इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं? इट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, ठीक। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स यानी जितने भी पानी में हमें मिलते हैं, ठीक, वो कौन से हैं? पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के। तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन और बोला जाएगा इनमें से कौन है जो टेरेस्ट्रियल है, इनमें से कौन है जो एक्वेटिक है, ठीक है। तो आप बाकी तो पहचान जाते हो, लेकिन जो मोस्टली आपको डिस्टर्ब करता है वो क्या है? एस्चुरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम्स, ठीक। तो क्रॉप फील्ड्स और जो एक्वेरियम हैं, ठीक, उनको मैन मेड इकोसिस्टम आप मान सकते हैं, ठीक। में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड, मानव द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। वी विल फर्स्ट लुक एट दी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हम सबसे पहले इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर पे देखेंगे इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट किन चीज़ों को हम शाबाशी देना चाहते हैं, ठीक है, किन चीज़ों की हम थोड़ी वाहवाही करना चाहते हैं। वो क्या है? इनपुट प्रोडक्टिविटी, राइट। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो एक तरीके से इनपुट में
आता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है। एंड द आउटपुट, और क्या फिर हमें बाहर मिल रहा है, जो कि है डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, राइट। ठीक है, वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप्स, साइकिल्स, चेन्स, वेब्स। साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पढ़ा है ना। उन साइकिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है वो लिविंग नॉन लिविंग सबको लेके चलता है, ठीक है। फॉस्फोरस की साइकिल भी पढ़ी है, एक टाइम पे हमने पढ़ा था, वो मिनरल न्यूट्रिशन में था, अब नहीं है। लेकिन कार्बन साइकिल आई थिंक सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल कैसे वर्क करती है। आई मीन टू से इज़ कि साइकिल्स आप समझ पा रहे हैं ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर एक टाइम पे आके वापस किसी एक में आना। चेन्स क्या है कि एक से स्टार्ट होगा और किसी दूसरे पे जाकर ख़त्म होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इतने भी हो सकते हैं। वेब्स क्या है कि कोई साइकिल हो गई, कोई चेन हो गया, इनके कितने भी नंबर हो सकते हैं, और ये सब आपस में जब कनेक्ट होने लगती हैं तो ये वेब फॉर्म करता है, ठीक। वेब क्या है, जाल। जाल कैसे बनता है, मकड़ी की जाल देख लो, ठीक है। अगर वो उसके जो सर्कल जैसे जो होते हैं, अगर वो मतलब कनेक्टेड ना हो अगर, तो वो एक जाल फॉर्म नहीं कर पाएगा, ओके। दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज। अब ये सब कैसे बनते हैं, जब एनर्जी का फ्लो होता है तो ये तीनों बनते हैं विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। सिस्टम के अंदर जब ये एनर्जी फ्लो हो रहा होता है और इनके इंटर रिलेशनशिप्स, यस, इनके आपस में भी कुछ रिलेशनशिप हैं। अब ये आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो लुक एट, आपसे बस ये बता रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इनपुट पढ़ने वाले हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र पढ़ने वाले हैं, आउटपुट पढ़ने वाले हैं, साथ ही इन रिलेशनशिप्स को भी समझने वाले हैं जो एनर्जी फ्लो और बाकी चीज़ों की वजह से भी बनेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मैं उस चैप्टर को जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। खैर, उसमें हमने क्या देखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसमें ज़्यादा उस चैप्टर से कनेक्ट नहीं किया है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं जो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। ओह, बायोटिक एंड एबायोटिक किसे नहीं पता, हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एबायोटिक इज़ नॉन लिविंग, बायोटिक इज़ लिविंग, राइट, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में तो सबको ही पता है, लिविंग नॉन लिविंग में हमने डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से सीखा है। You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding. Okay, बायोटिक एंड एबायोटिक किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग को भी, ठीक है। कोई भी लिविंग किसी भी नॉन लिविंग को अफेक्ट कर रहा होता है, कोई भी नॉन लिविंग किसी लिविंग को अफेक्ट कर रहा होता है, और वो दोनों मिलके अपनी सराउंडिंग को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। और ये किस तरह से हो रहा होता है, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए हमें होल चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा और इंटीग्रेटेड मैनर में देखेंगे, यानी एक दूसरे से जुड़ते हुए हिस्सों में, या बहुत ही छोटे छोटे करके उनके इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करना और फिर उनका सम करना, ठीक। इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा। यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड का यही मतलब है कि बहुत बड़ा सा चीज़ है, उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे और उन छोटे छोटे पार्ट्स को फिर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मैनर में हम इन कंपोनेंट्स को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि एनर्जी का किस तरीके से फ़्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, ठीक। इन कंपोनेंट्स में किस तरीके से इकोसिस्टम के फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो को हम इसमें देखेंगे, ठीक है, ओके। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमारे में नहीं है, पर हाँ टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स होते होंगे,
तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक यानी जो विशेषता का काम करता है वो क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर। और ये फिजिकल स्ट्रक्चर बनता कैसे है? ये बनता है जब कोई लिविंग किसी नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करता है। फाइन। जब ये दोनों लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो फिर उस इकोसिस्टम की विशेषता बन जाती है। ओके, इस स्टेटमेंट का इतना ही मीनिंग था। फाइन। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कॉम्पोजिशन। आइडेंटिफाई करना, उनकी गणना करना, गिनती करना, ठीक। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़ की किसी भी इकोसिस्टम के हमें बताता है कि उस इकोसिस्टम में स्पीसीज़ का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या कॉम्पोजिशन है, यानी कौन सी स्पीसीज़ कितनी है। जैसे प्लांट्स की कितनी स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स की कितनी स्पीसीज़ हैं। फाइन। ओके। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज़ की, अलग अलग स्पीसीज़ की हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल क्या होता है? टॉप टू बॉटम, ठीक। हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, यानी अलग अलग लेवल्स पे वो पाए जाएंगे, इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक। इसका एग्जाम्पल गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। फाइन। तो ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट। ट्रीज क्या करती हैं? ये स्ट्रैटिफिकेशन में, ठीक है, जो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसमें सबसे टॉप लेयर जो है वो ट्रीज का होता है, ठीक। दूसरा होता है श्रब्स का, उसके ठीक नीचे श्रब्स, और उससे नीचे हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग स्पीसीज़ का जो अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई करेंगे और इनको स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ट्रीज टॉप पे, उसके नीचे श्रब्स और सबसे नीचे हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं जब आप इन बातों को कंसिडर करें, ठीक। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कहने का क्या मतलब है? इकोसिस्टम जिन भी चीज़ों से मिलके बना है, ठीक, वो कुछ ना कुछ फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे होंगे, लेकिन उनके फंक्शंस को एक यूनिट की तरह, यानी यूनिट मतलब ऐसा समझना कि सब लोग मिलकर किसी एक काम को ही कर रहे हों, ठीक, या किसी एक काम को अंजाम दे रहे हो इतने सारे लोग अलग अलग तरह के काम करके। जैसे हमारी बॉडी को लिविंग बनाने में बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है ताकि हम सर्वाइव कर सकें, राइट। तो मेन मोटिव क्या होता है इस पूरे अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने का जो हमारी बॉडी में चल रहे, वो है कि हमें सर्वाइव कराना, राइट। उसी तरीके से इकोसिस्टम में भी बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, लेकिन जब हम इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं, कौन कौन सी? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो भी फंक्शंस हो रही हैं ना, उनका एक मोटिव है, सिर्फ एक मोटिव है, ठीक। और उस एक मोटिव को कंप्लीट करने में हाँ, ये सब लोग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक यूनिट की तरह, यानी ये सब इकट्ठे एक काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द एथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के क्या आइडियाज़ हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या चल रहा है या क्या उसमें हम जानकारी हासिल कर पाए हैं। एथोस का यहाँ पे लिटरल मीनिंग ले तो आइडियाज़ एंड एटीट्यूड है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या चल रहा है इस चीज़ के बारे में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि उसका बहुत ही छोटा फॉर्म है, पॉन्ड, ठीक। तो एक छोटा सा पॉन्ड में हम जो भी चीज़ें देखेंगे हम ये मान के चलेंगे कि वही एक पूरे एक्वेटिक सिस्टम में होता है। फाइन,
This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interactions that exist in an aquatic ecosystem. तो ये completely self-sustainable यूनिट है. सेल्फ सस्टेनेबल, खुद से ही खुद को मेंटेन कर सके, खुद से ही खुद को चला सके, ठीक है, सर्वाइव करा सके. एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल, और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये, ठीक, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को, यानी जो एक्चुअली में अगर उसको बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे तो वो हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट लग सकता है समझने में, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू हम उस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. फाइन. एक पॉन्ड जो है वो शैलो वाटर बॉडी होती है. शैलो मीन्स बहुत ज़्यादा गहरा ना होना, ठीक, जिसमें सभी ऊपर के मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड. ठीक है, ऊपर के जो 4 मेंशन्ड बेसिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो वेल एग्जिबिट होते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, एबायोटिक कंपोनेंट जो है वाटर का, विथ ऑल द डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो है वाटर, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड हैं, और साथ में रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड के निचले हिस्से पर सॉइल की डिपॉजिट है. रिच सॉइल यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉइल जो है वो पॉन्ड के बॉटम पे डिपॉजिट है. सोलर इनपुट, cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. Solar input यानी सूरज की हेल्प से जो भी उसमें एनर्जी आ रही होती है, टेम्परेचर का जो भी साइकिल चल रहा है, ठंडा गरम, ठीक, डे लेंथ कितना लंबा दिन चला, और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस, कुछ भी हो सकती है, बारिश आना, हवा चलना, ठीक है, तूफान आ जाना, कुछ भी हो सकता है. फाइन. रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड. पूरे पॉन्ड में जो रेट ऑफ फंक्शन है, यानी किस गति से अंदर काम चल रहा है, इस चीज़ को रेगुलेट करती हैं. तो समझ में आया कितने सारे कंपोनेंट्स थे जो एक्चुअली में पूरे पॉन्ड को अफेक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो था सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है. ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस. ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन आती हैं, कुछ एल्गी आते हैं, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड यानी जो फ्लोट कर रहे हैं और साथ ही आधा जो है पानी में है, एंड मार्जिनल प्लांट्स यानी हमें नहीं दिखाई देते हैं, किनारे किनारे पे बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, फाउंड एट दी एजेस, राइट. तो ये सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है. कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दी जूप्लैंक्टन. कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? जूप्लैंक्टन. कंज्यूमर क्या है? जो कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय दी ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो जू प्लैंक्टन में है फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, यानी कुछ जो ऊपर की तरफ तैर रही होंगी और कुछ जो नीचे की तरफ जाएंगी. ठीक है, डीकम्पोजर्स आर दी फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन दी बॉटम ऑफ दी पॉन्ड. तो डीकम्पोजर्स कौन कौन एक्चुअली में डीकम्पोजर हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के? तो हैं फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स. ठीक है, रिमेंबर दैट. और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में किस जगह पे पाए जाएंगी? बॉटम ऑफ दी पॉन्ड. पॉन्ड के बिल्कुल सतह पर, सबसे नीचे पर जो है पाई जाएंगी. फाइन. दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल. दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन. अब इसको कंटिन्यू करेंगे. ये जो सिस्टम है ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है किसी भी इको सिस्टम के, एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल. और पूरे बायोस्फीयर का भी अगर हम देखें
उसमें भी, और एज अ होल यानी ऐसा लगता है कि सब कुछ यहीं पे चल रहा हो, लेकिन ऐसे ही कई सारे हैं जो मिलकर पूरे नेचर को बना रहे हैं। तो ये सिस्टम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है किसी भी इकोसिस्टम का, और साथ ही बायोस्फीयर का एज अ होल, यानी पूरा का पूरा यहीं पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है उस चीज़ को समझाया जा रहा है। दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसकी हेल्प से ये काम हो रहा है। बाय द ऑटोट्रॉफ्स, वी नो ऑटोट्रॉफ डू दिस। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का कंजम्पशन बाय हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम कर रहे हैं। Decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use by the autotrophs. We know कि जब कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो रही होती है और उसमें से मिनरल्स जो हैं वापस सॉइल में जा रहे होते हैं, तो वही चीज़ें ऑटोट्रॉफ्स यूज़ कर रही होती हैं जिनसे वो फूड फिर प्रिपेयर कर पाती हैं, राइट, और अपने आप को लिविंग रख पाती हैं। उसी के बारे में बात है। These events are repeated over and over again. यही इवेंट हर बार रिपीट होता है। There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment. तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है एनर्जी की हायर ट्रॉफिक की तरफ, एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट, और साथ ही ये एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, लॉस हो रही है। फाइन, तो हायर ट्रॉफिक लेवल्स का क्या मतलब है? हायर ट्रॉफिक लेवल्स अभी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नहीं पढ़ाया है, तो इतना जानिए। हायर ट्रॉफिक लेवल्स कहने का मतलब है जो सबसे लास्ट में कंज्यूम करता है किसी भी लिविंग को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को लेट इट बी स्नेक खा गया, ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल स्नेक को लॉयन खा गया। अदर एग्जांपल इज़, ठीक है, वो अगर उतना भी अच्छा नहीं हुआ कि स्नेक ने जो है खुद की बचाव में लॉयन को ही काट लिया, तो लॉयन गॉन। एनीवेज इसका दूसरा एग्जांपल है, वो शॉर्ट है कि घास है, घास को डियर ने खाया, ठीक है, और डियर को आदमी ने खा लिया। वाओ, ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए आई एम सॉरी, बट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। चलो, नहीं आदमी ने खाया, शेर ने खा लिया, हैप्पी। तो कहने का सेंस क्या है कि लास्ट में कौन आया? लॉयन। तो लॉयन है हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक, यानी सबसे ऊपर का जिसने लास्ट किसी लिविंग को कंज्यूम किया हो। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, ठीक है, रिगार्डिंग टू दिस वीडियो फॉर नाउ, आपको आगे और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। अभी इसमें जितना आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप उन प्रॉब्लम्स को कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, एंड लाइक दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आपने सुना है, जो कि ऑफ कोर्स एक आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है टिल नाउ, तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आगे भी समझ में आएगा। मैं इसी तरीके के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लाऊंगी। फाइन, प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। और हाँ, प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लिसनर्स थे या इस वीडियो के वॉचर्स थे, प्लीज़ आप जाकर इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। भले आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, दैट्स फाइन, लेकिन आप इस चैप्टर को खुद से एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। दैट विल श्योरली हेल्प यू, एंड आपके माइंड में इस चैप्टर को कम्प्लीटली बैठाने का काम करेगा। थैंक यू। तो प्रोडक्टिविटी पे आते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ओके, सोलर एनर्जी का लगातार आना, ठीक है, या सोलर एनर्जी का लगातार इस इकोसिस्टम में आना इकोसिस्टम के लिए, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी सबसे ज़रूरी भी है एक तरीके से, लेकिन सबसे पहला कुछ है तो वो है सोलर इनपुट। थिंक ऑफ द डे, अगर सोलर इनपुट नहीं रहा सो फाइनली ऑटोट्रॉफ्स काम करना ही बंद कर देंगे ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे करके सारे ही लिविंग मरने लगेंगे क्योंकि वो सब एक दूसरे पे डिपेंड थे। तो कहने का सेंस यही है कि सबसे बेसिक चीज़ जो है, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक नीड है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, वो क्या है? सोलर इनपुट, और वो भी लगातार मिलना, ठीक है, कांस्टेंट। यानी भले आप मान लीजिए 12 घंटे का आप अगर अंधेरा ला भी रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अगले 12 घंटे के लिए आपको दिन यानी सुबह यानी सोलर इनपुट देना होगा, और ये पीरियोडिकली चलते रहना चाहिए। दिस इज़ वॉट इट मीन्स बाय कांस्टेंट इनपुट। इट डजेंट मीन कि 24 घंटे मिलना चाहिए, बट इट मीन्स कि कांस्टेंट इनपुट यानी पीरियोडिकली ही सही लेकिन मिलते रहना चाहिए। फाइन। टू सस्टेन एंड फंक्शन, यानी इसको लिविंग रखने के लिए भी, मतलब इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए, और या इसमें काम भी होने के लिए, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? इसको डिफाइन किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। बायोमास को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायोमास का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, या तो उनकी क्वांटिटी देख लीजिए, यानी वो गिनती में कितने हैं, या फिर उनका वेट ले लीजिए, यही है बायोमास। फाइन। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ, किसका अमाउंट? बायोमास का अमाउंट या ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास जो हम लिविंग है वो ऑर्गेनिक में ही तो काउंट हो रहे हैं। फाइन। प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, यानी ये चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। इस चीज़ को ज़रूर से याद कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो पर यूनिट एरिया, ठीक, किसी भी एरिया में उसका यूनिट ओवर अ टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में ये हो रहा है वो भी। तो बायोमास का प्रोडक्शन, ठीक है, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये अभी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो प्लांट्स को लेकर है, ठीक है। तो प्लांट्स जितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये बायोमास कब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? जब ये फोटोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ बायोमास है उसके बारे में है, सिर्फ उसके बारे में। ये बात ध्यान में रखिएगा, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। फाइन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, इसको आप वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या एनर्जी के टर्म में। वेट के टर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे, रिमेंबर दिस इज़ ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या दिस इज़ ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस, ठीक है ना। सो इट्स पर मीटर स्क्वायर। ओके। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी रेट को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब रेट का क्या है? जब हम कोई टाइम फिक्स कर देते हैं ना कि इतने देर में ये इतना हो रहा है, दैट इज़ रेट, या डिवाइडेड बाय टाइम जिसको कहते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम में जब हम देख लेते हैं उसको, तो वो रेट में बन जाता है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? जैसे कि मैंने कहा था कि यूनिट टाइम की बात होती है, तो यहाँ पे जो टाइम एक्चुअली में लिया गया है वो ईयर्स में लिया गया है, ठीक है। तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जब वेट में है तो ग्राम, एनर्जी में है तो किलो कैलोरी। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब ये जो हम टर्म्स निकाल रहे हैं इनका यूज़ क्या है?
अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने में इसका यूज़ आता है, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी निकल रही है, इसको दो हिस्सों में हम इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस इसके शॉर्ट फॉर्म से ही पूछे जाते हैं, दैट इज़ जीपीपी एंड एनपीपी। ओके, एनपीपी इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके चलिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कहना क्या चाहता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके रेट को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है उसके रेट को ही ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं उस इकोसिस्टम का। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। हमें तो पता है ही इस बारे में, शायद आपको पता होगा, इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि हम खाना बना रहे तो हम तो खाएंगे ही ना यार। ये बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है। हम खाना बना रहे हैं तो हम तो खाएंगे ही, क्योंकि खाना तो हम ही बना रहे हैं ना। अब बाहर कितने खाएंगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर मैं बना रही हूँ तो मैं तो खाऊंगी। आखिर मान लो मैंने पहला बनाया हुआ नहीं खाया, दूसरा बनाया हुआ खाऊंगी, दूसरा नहीं खाया, तीसरा बनाया, लेकिन जब मुझे भूख लगेगी और मुझे खाना होगा तो मुझे बना के ही तो खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए कहीं से खाना बन के नहीं आने वाला है, बिकॉज आई एम द कुक हियर। द कुक इज़ ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ को अपना खाना खुद बनाना है, तो जब वो अपना खाना खुद बनाए, पड़ोसी का खाना खुद बनाए, उसके पड़ोसी का खाना खुद बनाए, पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी का खाना खुद बनाए, तो कहने का सेंस क्या है, खाना खुद बनाएंगे तो खुद भी तो खाएंगे भाई। समझ आया कि खुद खाना है तो खुद बनाना है। ये ऑटोट्रॉफ्स की कहानी है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि बना रहे हैं तो खा रहे हैं, इसीलिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी, यानी जीपीपी का कुछ ऐसा समझिए, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, आप उस अमाउंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो इतना कम है कि इसको हम नज़रअंदाज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो वो यूटिलाइज़ करते हैं वो एक्चुअली में रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है। तो हमें पता ही है कि फूड हम खाते हैं, एसिमिलेट होता है, तो एसिमिलेट होने के बाद फाइनली उसका रेस्पिरेशन होना है। उनका फूड ऑलरेडी एसिमिलेटेड है, यू थिंक अबाउट इट, ये ऑलरेडी एसिमिलेटेड एकदम, ठीक है ना। तो ऑलरेडी एसिमिलेटेड क्या है, अब सीधे क्या होना है भैया, रेस्पिरेशन। क्लियर है, डाइजेशन की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है, उनको क्या ऑलरेडी एसिमिलेटेड है, अब क्या करना है, रेस्पिरेशन। उन्होंने रेस्पिरेशन किया, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना रेट ऑफ बायोमास जो भी उन्होंने प्रोडक्टिविटी की थी, उसमें से जब रेस्पिरेशन लॉसेस, यानी प्लांट ने जो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया, वो तो एक लॉस की तरह हमारे लिए माना जाएगा ना, तो इसीलिए रेस्पिरेशन लॉसेस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस गिव्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वेरी गुड, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन और टू हेट्रोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉफ्स में कौन आते हैं, हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खा रहे हैं, डीकम्पोजर्स जो एक्चुअली में डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अवेलेबल बायोमास है, यानी वो मिलने वाला बायोमास है किनके लिए, हेट्रोट्रॉफ्स की कंजम्पशन, यानी उनके अपने इस्तेमाल के लिए। फाइन, समझ आया। यानी हेट्रोट्रॉफ्स फाइनली क्या खाते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उनको क्या मिलती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, अवेलेबल बायोमास, मिलने वाला बायोमास। तो बायोमास तो समझ में आ गया ना। हाँ, यहाँ पे जो बायोमास है वो पूरे प्लांट वेट को नहीं ले रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसमें से रेस्पिरेशन लॉसेस निकाले जिससे हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिली। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब देखिए, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है
ये भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर है, ये नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। और इसको बनाएगा कौन? ये भी एक रेट है, प्रोडक्टिविटी का रेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? नए ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ कर कौन रहा है? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। तो जब कंज्यूमर्स नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे होते हैं, उसके रेट को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वेरी गुड। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्लियर है, समझ आ रहा है? सेकेंडरी जो है वो कंज्यूमर से आया है और प्राइमरी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट से आया है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज पे इनहैबिटिंग पर्टिकुलर एरिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करता है। साथ ही ये अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, कौन डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। क्लियर है ना? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिस पे ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर सकती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करती है। तीसरा, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस करने की क्या कैपेसिटी है, इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। देयरफॉर इट वैरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इसलिए ये अलग अलग इकोसिस्टम में वैरी करता रहता है। वैरी कौन कर रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग वैल्यूज़ के साथ मिल सकती हैं, ठीक है। Annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons. Dry weight है of organic matter. Organic matter हम क्यों बात कर रहे हैं, आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा। तो जो एनुअल यानी पूरे साल में मिलने वाला जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर का, उसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना है? 170 बिलियन टन्स। इसको परफेक्टली याद कर लीजिएगा इस वैल्यू को, क्योंकि ये पूछा जाता है। साथ ही इस स्टेटमेंट को भी बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग में आएगा और करेक्ट एंड करेक्ट में फिर आप गड़बड़ कर आ जाएंगे, ठीक है। तो और ये जो 170 बिलियन टन्स आपको दिख रहा है ये ड्राई वेट है, रिमेंबर दैट। किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। फाइन। Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. Seriously, मतलब सोचने वाली बात है कि ये जो 170 बिलियन टन्स है, इसका ओशन जो कि खुद 70% इस अर्थ की सरफेस का कवर किए हुए हैं। आपको पता होगा कि ओशंस जो हैं वो 70% ऑक्यूपाई करते हैं इस पूरे अर्थ का, ठीक। उसके बावजूद ये देते कितना है? 55 बिलियन टन्स। बाकी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स बाकी सब लैंड से आता है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, ठीक। अभी जो डिस्कस करने को लिखा है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट डोंट डू इट। फाइन, हमने किया था, इसका कोई मतलब नहीं बना, इसके पीछे दिमाग मत दौड़ाओ। हाँ, जितना अब तक पढ़ा है उसके पीछे दिमाग दौड़ा लो, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन चुकी है, आई होप कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे। मैं इतना चाहती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी तक इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स पहले नहीं पता रहे होंगे, अब पता चले होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही काफ़ी कुछ इसमें ओपन अप किया हुआ है। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी। आई जस्ट वांट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे हेल्प करके तो अच्छा लग रहा है, बट सब्सक्राइबर्स ना मिलने की वजह से, ना व्यूज़ मिलने की वजह से मुझे काफ़ी लो फील हो रहा है और शायद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी वर्किंग अच्छी है भी या नहीं। तो प्लीज़ मेरे वर्किंग को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स के थ्रू। ऑफ कोर्स इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स इसको पाकर आपकी ही तरह खुश हो सकते हैं।
और फर्दर वो आपकी भी हेल्प ही करेंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा काम कैसा लगा इसको भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।